हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आज हम मिलके करने वाले हैं हमारी एनआईएस लर्निंग सीरीज कोर्स 503 का चैप्टर 6। और इसी के साथ आज हमारा जो है सेकंड ब्लॉक जो है आज खत्म हो जाएगा। इससे पहले हम इस बुक के 5 चैप्टर कर चुके हैं और ये 6 चैप्टर है। तो आज सेकंड ब्लॉक खत्म हो जाएगा, इसके बाद थर्ड ब्लॉक बचेगा। और आज ये जो है मैं आपको चैप्टर पीडीएफ के थ्रू करा रही हूँ, क्योंकि मेरी वीडियोस ना थोड़ी सी लेट हो रही हैं। कुछ मैं भी वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं कर पा रही, क्योंकि पहले मेरे को पढ़ना होता है, लिखना होता है, फिर आपको समझाना होता है। तो उस वजह से मेरी वीडियोस लेट हो रही है। बट मैंने सोचा कि पीडीएफ के थ्रू तो मैं आपको तुरंत ही करवा सकती हूँ। तो इस पीडीएफ के थ्रू मैं आज आपको ये चैप्टर कराने वाली हूँ, जो कि है लिखना। अगर आप लोगों को यहाँ पे भी ऐसे ही अच्छे से समझ में आता है तो मैं आपको इसको पीडीएफ के थ्रू ही आगे कंटिन्यू करा दूंगी। अदरवाइज आपको अगर वाइट बोर्ड से पढ़ना अच्छा लगता है या जहाँ से भी आपको ज़्यादा समझ में आता है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता देना। मैं उसी प्रोसेस के थ्रू आगे रखूंगी, व्हाइट बोर्ड या फिर पीडीएफ, मुझे दोनों में प्रॉब्लम नहीं है। बट यस, अभी जो आगे की 2-3 वीडियो आएंगी वो बस पीडीएफ की फॉर्म में होने वाली है। रेस्ट हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं अपने व्हाइट बोर्ड के थ्रू ही। बाकी अगर आप लोग पीडीएफ से बोलोगे तो मैं आपको पीडीएफ से करा दूंगी, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। सिर्फ पढ़ाई करनी है हमको। तो ये जो चैप्टर, जब ये बुक हमने स्टार्ट करी थी 503, तो ये था भाषा। ठीक है, तो भाषा के बारे में क्या है क्या नहीं, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़े सा पहले से थ्योरी अपनी रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि भाषा क्या होती है। भाषा क्या है? हमारे विचारों को प्रकट करने का, एक दूसरे तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। भाषा के थ्रू क्या है, हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। भाषा समझ लो हर एक चीज़ का माध्यम है, जिसके द्वारा हम पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, सारी चीज़ें सीखते हैं भाषा के थ्रू, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें एक भाषा की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने डीप में भाषा की इंपॉर्टेंस समझी थी। और ये भी समझा था कि भाषा को कैसे सिखाया जा सकता है, किन किन विभिन्न तरीकों से हम भाषा को सीख सकते हैं, दूसरों को सिखा सकते हैं। ठीक है। सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि भाषा के प्रकार कितने हैं। जैसे उसमें पढ़ा था कि पूरे इंडिया में टोटल 1600 बोलियाँ बोली जाती हैं, जो कि पूरे विश्व में बोले जाने वाली बोलियों का 1/3 है। मीन्स कि टोटल ओवरऑल विश्व में 5000 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से 1/3 यानी कि 1600 करीब इंडिया में बोली जाती है। फिर हमने पढ़ा कि हमारे संविधान में 22 सूचियाँ जो हैं, 22 अनुसूचित भाषाएं हैं। और फिर इसमें हमने पढ़ा था सिंधी, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और बोडो, डोगरो, संथाली, मैथिली कब कब किस किस संविधान संशोधन के द्वारा कब कब जोड़ी गई। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जैसे किस किस राज्य की कौन सी राजभाषा है। ठीक है, राष्ट्रभाषा का तो कोई जिक्र नहीं हुआ उस चैप्टर में, बट यस, राजभाषा का हमने ज़रूर पढ़ा था। जैसे कि कुडुख झारखंड की राजभाषा है, दिल्ली की राजभाषा हिंदी और इंग्लिश है, उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी है, नागालैंड की राजभाषा इंग्लिश है। तो सारी चीज़ें थी, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था, तो मैंने आपको पिक भी क्लिक करके दी थी उसकी। सो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। फिर थर्ड चैप्टर था कि भाषा को विभिन्न तरीकों से कैसे सीखा जा सकता है। मीन्स कि प्रथम भाषा, और प्रथम भाषा कैसे बैरियर बनती है हमारे लिए नई भाषा सीखने में, और साथ ही नई भाषा कैसे डिफ़िकल्टीज हमें प्रोड्यूस करती है नई भाषा को सीखने में। और एक मातृभाषा के थ्रू कैसे अन्य भाषाओं तक पहुंचा जा सकता है, कैसे बच्चों को वो चीज़ें सिखाई जा सकती है, वो हमने डिस्कस करा था फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ब्लॉक फर्स्ट जो है वो खत्म हो गया था। फिर हमारा स्टार्ट हुआ था ब्लॉक सेकंड, जो था पहला बोलना और सुनना। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था सुनना और बोलना साथ साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। बोलने के बिना सुनना नहीं हो सकता और सुनने के बिना बोलना नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये दोनों साथ में चलने वाली क्रियाएं हैं, इस वजह से हमने वो चैप्टर भी दोनों का एक साथ में करा था। और काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी कि बच्चों की जो रीडिंग स्किल्स है, सॉरी स्पीकिंग स्किल्स जो है बच्चों की किस तरीके से डेवलप की जाती है। एक बच्चे को अच्छा लिसनर और एक अच्छा स्पीकर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सारी हमने उसमें डिस्कस करी थी। ठीक है, फिर हमने लेसन फिफ्थ करा था। लेसन फिफ्थ में हमने करा पढ़ाई, पढ़ना, पढ़ना क्या होता है, पढ़ाई क्या होती है, पढ़ाई कैसे की जाती है, सो ऑन समथिंग करके हमने उसमें डिटेल में पढ़ा कि पढ़ना क्या है और क्या क्या तरीके अपना करके हम बच्चों को क्लास में अच्छे से पढ़ना सिखा सकते हैं। बच्चों को किन तरीके से पढ़ना आ सकता है, बच्चा कैसे अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके चीज़ें सीख सकता है, वो हमने पढ़ने के चैप्टर में डिसाइड करा था। ठीक है, हमने पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो पढ़ना एक कठिन कार्य है, और आज हम पढ़ने वाले हैं उससे भी एक टफ कार्य है, जो कि है लिखना। तो ऐसा आपको पता होगा कि जब हमने फिफ्थ चैप्टर खत्म करा था तो लास्ट में हमने थोड़ा सा डिस्कस करा था कि लिखना और पढ़ना भी साथ साथ पढ़ने वाली क्रियाएं हैं, क्योंकि जब हम लिखते हुए चलते हैं ना तो उसको पढ़ते भी हैं। ठीक है, और जब हम पढ़ते हैं, जो पढ़ के ही तो चीज़ें फिर हम लिखते हैं, तो पढ़ना और लिखना भी साथ में चलने वाली क्रियाएं हैं। और ये दोनों ही जो क्रियाएं हैं वो बोलने और सुनने से थोड़ी सी टफ है। मीन्स किसी बच्चे को पढ़ना और लिखना सिखाना ना अपने आप में ये एक बहुत ज़्यादा, मतलब
बहुत ज़्यादा वैल्यू भरा काम है, क्योंकि लिखना सिखाना ना एक बहुत टफ है। तो इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। देखो आपके पास ये ऑब्जेक्टिव है, मीन्स एक फ्रेमवर्क आपको दिया हुआ है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम परिचय करेंगे कि भाई लिखना क्या होता है, अधिगम उद्देश्य क्या है, लिखना मतलब क्या, लिखने की शुरुआत के लिए हमें क्या क्या चाहिए, अच्छे लेखन का महत्व और इसके तत्व क्या क्या होते हैं, और अच्छे लेखन की विशेषताएं क्या होती हैं, और प्राथमिक कक्षाओं में लेखन कौशलों का विकास हम किस तरीके से कर सकते हैं, या लेखन के उच्च प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली देखो परिचय में आपको बोल रखा है कि हम सुनने, बोलने और पढ़ने वाली सारी चीज़ें जो है जान चुके हैं, इनमें संबंध। आज हम पढ़ने वाले हैं कि एक व्यक्ति में लिखने की कुशलता सबसे अंत में विकसित होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें लिखाई जो है, लिखना जो है सबसे लास्ट में आता है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बोलने का, सुनने का रोल नहीं है, नहीं। ये जो चारों हमारे स्किल्स होते हैं ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये चारों स्किल्स ही LSWR, ये आपस में ना इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, LSRW या LSWR ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे को सीखे बिना हम किसी चौथी स्टेज पे नहीं आ सकते। देखो ये मान लो ना, ये ना हमारी पढ़ने लिखने की या मतलब एक भाषा को सीखने की ना सीढ़ियाँ हैं। लिखना, बोलना, सुनना, पढ़ना। तो आप ऐसा थोड़ी कर सकते हो कि आप एक सीढ़ी को छोड़ के दूसरी पे चलो, या पहली दूसरी सीढ़ी छोड़ के आप तीसरी सीढ़ी पे आ जाओ। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, और अगर आप ऐसे आ भी जाओगे तो आप लड़खड़ा के नीचे गिर जाओगे। तो सेम चीज़ हमारे इसके साथ है कि पहले ये जो चारों एस्पेक्ट्स है ना आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का सहारा लिए बिना ना हम ये सारी चीज़ें नहीं सीख सकते। ठीक है, तो देखो इसमें अधिगम उद्देश्य क्या है, इसका हम जान जाएंगे कि लिखने का अर्थ क्या होता है, सुनने और बोलने विचार करने के साथ इसका उद्देश्य क्या है, और अध्यापिका की भूमिका क्या है, सो ऑन। ठीक है, सो यहाँ से बेसिकली हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है कि लिखना मतलब क्या। तो ये मेरे पास PDF है, देखो ये PDF मेरे पास भी है और PDF आपके पास भी है। मैं इसको आपको पढ़ के सुना दूँ, कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप पढ़ तो वो खुद भी सकते हो ना। मेरा मोटिव है प्रोवाइड कराने का कि आपके ना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाए। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो आपको बस ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आप इसमें पढ़ने क्या जा रहे हो, ये बोल क्या रहा है चैप्टर आपसे। क्योंकि इसके बाद जब आप खुद से इस चैप्टर को पढ़ोगे ना तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। अदरवाइज मैं खाली ऐसे ही पढ़ती रहूंगी और आप सुनते रहोगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। बट येस, अगर मैं पहले आपको बता दूं हाँ भाई इस चैप्टर में ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो जाए, तो नेक्स्ट टाइम ना आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सच है ये बात, ठीक है, मैं अपने ऊपर ही आजमा के देख चुकी हूँ। तो इसलिए लिखना मतलब क्या होता है, देखो भाषा लिखने में लिखना सीखना सबसे कठिन लक्ष्यों में से एक है। इसका कारण यह है कि लिखने में एक साथ अनेक प्रकार के कौशलों का उपयोग करने की जरूरत होती है। देखो लिखना मतलब क्या है, बेसिकली देखो जब भी हम लिखते हैं ना तो हमारी एक तो उंगलियों का संतुलन सही होना चाहिए। जो मोटर स्किल्स होती हैं, तो मोटर स्किल्स में भी आपको पता है कि ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स है ना। तो ये जो है ना हमारी ठीक होनी चाहिए कि हमें पेन या पेंसिल पकड़ने में कोई दिक्कत ना हो, या हमें कोई डिज़ाइन वगैरह बनाना हो या कोई आकृति बनानी हो, हमको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर सेकंड पैराग्राफ में आपसे बात हुई है कि लिखना क्या है। तो लिखने का अर्थ माना जाता है ऐसे चिन्ह और आकृतियां बनाना जो दूसरे व्यक्ति समझ सके। हालांकि ये परिभाषा सीधी सादी है, किंतु ये हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के अर्थों में छिपी बारीकियों की ओर ध्यान नहीं देती। देखो मैं बताती हूँ पैराग्राफ बेसिकली क्या कहना चाह रहा है। देखो सिर्फ लिखना आना ही इनफ नहीं है। मान लो आपको लिखना आता है, आपको आ से अनार ABCD काउंटिंग सब लिखना आता है, आपको क्वेश्चन के आंसर बना के लिखने आते हैं, मतलब आपको लिखना आता है। बेसिकली क्या है, लिखना आता है। तो लिखना यही नहीं है कि आपको लिखना आता है, बट आपका लिखना ऐसा होना चाहिए कि जो आप चीज़ें लिख रहे हो ना वो सामने वाला व्यक्ति समझ सके। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जैसे मैंने लिखा अब, आज, कल, कुत्ता, स्कूल, मैं, पानी, खा। ठीक है, अब लिखना तो मुझे भी आता है, मैंने आपको ये सारी चीजें लिख के दी और आपने पढ़ा, तो क्या आपको कुछ समझ में आया? तो क्या मैं कह सकती हूँ कि मुझे लिखना आता है? मैं नहीं कह सकती कि मुझे लिखना आता है। क्यों? क्योंकि जब मैं सामने वाले को ये बता ही नहीं पा रही, उस तक ये मैसेज पहुंचा ही नहीं पा रही कि भाई मैं तुम्हें बताना क्या चाहती हूँ, मैं तुम्हें समझाना क्या चाहती हूँ, सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा भाई कि क्या कह रही है, ये लड़की पागल वागल है क्या, तो फिर कैसे मान लोगे कि लिखना आता है? वहीं पे अगर आप मेरे को लिख के देते हो, पता है आज क्या हुआ, मैं आज स्कूल जा रही थी, मैंने एक कुत्ता देखा और स्कूल में मैं गई तो मेरी फ्रेंड खाना खा रही थी और हमने साथ में खाना खाया, मैंने ये चीज़ें पढ़ी और आपको मुझे अच्छा खासा समझ में आया कि भाई लड़की क्या कहना चाह रही है, स्कूल से लेकर अपने लंच तक का सारा टाइम शेयर करा, तो हाँ वही मुझे समझ में आया। तो यानी इस सिचुएशन में मैं कह सकती हूँ हाँ आपको लिखना आता है, क्योंकि आप एबल हो कि आप मुझे अपने विचारों को समझा पा रहे हो। मीन्स जो भावनाएं, जो फीलिंग्स आप मुझे लिख के व्यक्त करना पा रहे हो, मैं उसका सेम टू सेम अर्थ ग्रहण कर रही हूँ। तो यस, मैं कह सकती हूँ आपको लिखना आता है। ठीक है,
अब देखो इसमें उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण के लिए ये परिभाषा अभिव्यक्ति और लिखने के बीच महत्वपूर्ण कड़ियों को व्यक्त नहीं करती। यदि कोई व्यक्ति ऐसा चित्र बनाता है जो कि दूसरे व्यक्ति द्वारा समझा जा सकता है, फिर भी हम उसे भाषा नहीं कहते। ठीक है, चित्र को भी हम भाषा नहीं कह सकते। भाषा क्या है? ये परिभाषा बोलने और लिखने के बीच महत्वपूर्ण कड़ी को भी अनदेखा करती है। ठीक है, बोलना और लिखने की क्रियाएं बहुत ही अलग अलग समय पर हुई। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मनुष्य ने भाषा बोलना 10,000 वर्ष पहले प्रारंभ कर दिया था, जबकि भाषा को लिखना लगभग 5,000 वर्ष पहले आया, बिल्कुल आधे टाइम बाद। पृथ्वी के सभी समुदायों में बोलने की भाषा का जन्म लिखने की भाषा से बहुत पहले हुआ। तो ऑब्वियसली बोलना तो पहले आएगा, लिखना बाद में, क्योंकि भाषा का निर्माण बाद में हुआ है, भाषा की लिपियाँ सारी चीज़ें बाद में आई हैं। ठीक है, लिखना केवल एक प्रकार का माध्यम है जिसमें बोली गई बात को व्यक्त किया जा सकता है। यानी लिखना एक नई भाषा को प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि केवल उसी भाषा के रूप में प्रस्तुत करता है जिस वो भाषा में बोला जाता है। मीन्स ये क्या कहना चाह रहा है? लिखना, अगर आप कुछ भी लिख रहे हो तो उससे एक नई भाषा नहीं बनती, बल्कि जिस भाषा में आप बात करते हो, जिस भाषा को आप जानते हो, जिस भाषा को आप सुनते हो, जिस भाषा को आप बोलते हो, उसी भाषा को आप लिखते हो। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। देखो मैं हिंदी जानती हूँ, इंग्लिश जानती हूँ और पंजाबी जानती हूँ। तो मैं पहले को क्यों आता है? क्योंकि मैं पंजाबी बोलती हूँ, हिंदी सुनती हूँ, पढ़ती हूँ और मैं उसमें लिख भी सकती हूँ। बट अब ऐसा तो है नहीं ना, आप चाइना में जाओ एकदम से और आपको एक्सपेक्ट करो ना, आपको चाइना, अगर आपने चाइनीज़ पहले सुनी नहीं है तो आप एक तो चाइना को समझ ही नहीं पाओगे आप बोल क्या रहे हो, क्योंकि आप सुनोगे, सुन तो लोगे, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी नहीं। और हमने सुना, हमने पढ़ा, सुनना क्या होता है कि जब आप उसका मीनिंग समझ आए। तो जब आपको मीनिंग समझ ही नहीं आ रहा तो वो तो सुनना है ही नहीं, यानी आपने सुना ही नहीं। अब जब आप सुन ही नहीं पा रहे तो उसको बोलोगे कैसे? बोल भी नहीं पाओगे, आपको चाइनीज़ बोलनी भी नहीं आएगी। अब जब किसी लैंग्वेज को आप बोल भी नहीं पा रहे भाई, सुन भी नहीं पा रहे, तो उसको लिख क्या खाक पाओगे? लिख भी नहीं पाएंगे हम। तो ये जो पैराग्राफ है ना, बेसिकली इतनी भारी भारी लैंग्वेज इसमें दी हुई है, बट ये दूसरे शब्दों में आपको यही बोलना चाहता है, हम केवल उसी भाषा को लिख सकते हैं जिसको हम बोलते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं, उसी भाषा को हम लिख सकते हैं। क्योंकि एकदम से मैं चाइनीज़ में जाके, चाइना में जाके चाइनीज़ नहीं बोल सकती, इंग्लैंड में जाके एकदम से इंग्लिश में परफेक्ट नहीं हो सकती, और फ्रांस में जाके एकदम से फ्रेंच नहीं अच्छे से कर सकती, क्योंकि मैंने उनको पढ़ा लिखा सुना नहीं है। सॉरी, बोला सुना पढ़ा नहीं है, क्योंकि इसलिए मैं लिख भी नहीं सकती। ठीक है, अब देखो ये क्या आ गया है, बोले गए शब्द तब तक ही बने रहते हैं जब तक बोलने की आवाज़ रहती है, जबकि लिखित सामग्री तब तक बनी रहती है जब तक कि वे सामग्री होती है। ठीक है, दूसरा, बोलते समय सुनने वाला अक्सर हमारे सामने होता है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, जो भी चीज़ लिख रहे हैं, वो हमारे सामने हो। तो इसलिए हम तक उसको चीज़ें लिख कर पहुँचानी पड़ेंगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है ना हर कोई हमारे सामने और हमें हर टाइम बोलना ही पड़े। इस प्रकार हमारे संदेश की विषय वस्तु में शब्दों के अर्थ और के साथ ही ऐसे हाव भाव शामिल किए जाते हैं जिनमें हमारी आवाज़ों की ध्वनि संबंधी गुणवत्ता भी शामिल होती है। भाषा के बोले गए रूप में किसी भी प्रकार की गलतफहमी की स्थिति में हम तुरंत ही उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन लिखने में ऐसा नहीं होता, क्योंकि लिख दिया, एक बार लिख दिया, वो परमानेंट हो जाता है। उसको ठीक कैसे करोगे जब सामने वाले के पास पहुंच गया? बोले हुए को तो हम ठीक कर सकते हैं, अच्छा सॉरी सॉरी मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, बट लिखने में क्या आप बोल सकते हो सॉरी सॉरी मेरा वो लिखने का मतलब नहीं था? क्योंकि लिखते हुए तो आप बिल्कुल एकदम अच्छे से लिखते हो ना, सारी चीज़ें सोच साच के अपने थॉट्स वगैरह ला करके। तो देखो, प्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद ने भी कहा है कि बोलने से जबान नहीं कटती, लेकिन लिख देने से हाथ कट जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम अपना लिखा हुआ वापस नहीं ले सकते। अब यही जो मैं बात अभी कह रही थी, सौभाग्य से हमारे पास लिखते समय उससे कई समय भी होता है, अधिक समय भी होता है जितना कि हमारे पास बोलते समय होता है। इसलिए हम चाहें तो हमारे पास वाक्यों में सुधार करने और उन्हें फिर से लिखने का भी अवसर होता है। अतः बोले जाने वाले वाक्य लिखित वाक्यों की तुलना में अपेक्षाकृत कम जटिल होते हैं। यानी कि लिखना सा थोड़ा सा जटिल कार्य है, क्योंकि हाथ कट सकता है। बोले हुए से कम जटिल होता है। बोलना क्या है, तुरंत मुंह में आ गया एकदम से बोल दो, मुंह फट होता है तो दूसरे को बुरा भला बोल दो, बट थोड़े ही सेकंड के बाद आपको रियलाइज होता है क्या है यार, कुछ ज़्यादा बोल दिया, तो बोलना नहीं चाहिए था, गलती हो गई, तो आप उसको ठीक कर लोगे। लेकिन रिटर्न में जब उसके पास पहुंच गया तो आप कैसे ठीक करोगे, है ना? और देखो, भाषा लगातार बदलती व विकसित होती रहती है, किंतु ये बदलाव लिखित भाषा की अपेक्षा बोलने की भाषा में जल्दी दिखाई देते हैं। लिखित भाषा अपना स्वरूप लंबे समय तक बनाए रखती है और धीरे धीरे बदलती है। बच्चों के द्वारा लिखना सीखने के संदर्भ में ये बिंदु महत्वपूर्ण है। शुरू में बच्चे के द्वारा लिखने के सभी प्रयास की ध्वनि और जिस तरह से शब्द बोले जाते हैं वो आपस में मेल नहीं खाते, बाद में हम उनको ठीक करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि लिखने की शुरुआत। लिखने की शुरुआत कैसे होनी चाहिए? तो देखो, लिखने की शुरुआत जब होगी ना, तो हमें परिचालन कुशलता चाहिए। परिचालन कुशलता मतलब लिखने की कुशलता। इसका मतलब क्या है? लिखने में अनेक कौशलों में समन्वय की ज़रूरत होती है। एक बच्ची लिखना सीख सके इससे पहले उसको कौशलों में दक्षता प्राप्त करना आवश्यक है जो इससे जुड़े हुए हैं। जैसे कि उंगलियों को पकड़ना, उंगलियां पूरी तरीके से विकसित होनी चाहिए। जो ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल है,
वो सारी चीज़ें बच्चे को पकड़नी आनी चाहिए। वस्तुओं को पकड़ने की विकसित होनी चाहिए ये सोच। ड्राइंग बनाना आना चाहिए, ठीक है। जो मिट्टी, जैसे कि फूलों की माला बनाना, एक बर्तन में पानी उड़ेलना, मिट्टी या गारे से आकृतियां बनाना, इन सब चीज़ों से हम बच्चे की परिचालन संबंधी कुशलताओं में विकास कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो टीचर को मौके हैं ना, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा देने चाहिए। सेकेंड होता है अक्षरों, शब्दों और वाक्यों का अभ्यास। ये देखो बहुत बड़ा पैराग्राफ है, बट मैं आपको बताती हूँ पैराग्राफ क्या कह रहा है। देखो, जब हम बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो हम क्या समझते हैं, बच्चों को अक्षरों का बार बार अभ्यास कराएंगे तो बच्चों को जल्दी सीखने को मिलेगा। हम क्या करते हैं, जैसे हमने बच्चों को आ से अनार सिखाया, आ से अनार, तो हम ऊपर 3 से 4 अनार लिखेंगे, आ से अनार, और बच्चे को डॉट डॉट लगा के पूरे में वही लिखने के लिए देंगे, आ। तो अमूमन इसके पीछे देखो क्या सोच होती है हमारी। अक्षरों का बार अभ्यास करने से वाक्यों को लिखना सिखाने में सहायता मिलती है। ये बात एक सीमा तक सही है, किंतु यदि बच्चे अक्षरों को दोहराने के कठिन कार्य में लगे रहेंगे तो लिखना सीखना आरंभ करने से पहले ही लिखने के लिए उनकी रुचि खत्म हो जाएगी। मीन्स अगर हम बच्चों को बार बार सेम काम देंगे कि आ से अनार पूरे पेज पे लिखो, घर से भी करके लाओ, तो बच्चे को लिखना तो आ जाएगा, बट आगे लिखने के लिए ना वो हतोत्साहित हो जाएगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट डेवलप होने से पहले ही वो खत्म हो जाएगा कि लिखना तो बहुत बोरिंग काम है, लिखने में बार बार लिखना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है, मज़ा नहीं आता, तो बच्चा पहले ही लिखने से भागने लगेगा। तो बच्चों को लिखना सिखाने में 2 बातें बहुत महत्व रखती हैं, जैसे उनकी योग्यता एवं क्षमताओं का सम्मान करना और ऐसा आनंददायक वातावरण तैयार करना जिसमें वे सीख सके। तो टीचर को ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि जो बच्चे हैं उनकी योग्यता एवं क्षमताओं का सम्मान करें और ऐसा आनंददायक वातावरण तैयार करें जिसमें वे सीख सकें, ठीक है। इस बात को समझना आवश्यक है कि बच्चे में भाषा सीखने की अपार एवं जन्मजात क्षमता होती है। यहाँ पे हम उसका वो दिया था ना उसने कि बच्चों में जन्मजात क्षमता होती है, एक टूल लेकर के बच्चे पैदा होते हैं, नॉम चॉम्स्की ने, तो वो चीज़ यहाँ पे आ सकती है। सामाजिक अनुभवों के माध्यम से, जिसमें कि बोलना और सुनना शामिल है, स्वाभाविक बच्चे अपनी रूप से मातृभाषा सीख लेते हैं, ठीक है। इसी तरह लिखित सामग्री से जुड़े अर्थपूर्ण अनुभवों के माध्यम से अधिकांश लिखने के नियम भी ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें डिस्कस करी हुई है कि लास्ट में इसका कंक्लूजन क्या क्या निकाला हुआ है इसका, कि हमें क्या करना चाहिए कि बच्चों को ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट कराओ कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लिखने के लिए प्रोत्साहित हों, ज़्यादा से ज़्यादा लिखें और लिखने के टाइम पे ज़्यादा से इंटरेस्ट लें, ठीक है। और ये क्या है, देखो, बच्चों को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने दिया जाना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया चित्र को पूरा करने के लिए टुकड़ों को एक साथ जोड़ना कार्य नहीं है, बल्कि ये उससे उल्टी प्रक्रिया है। मीन्स हमें काफ़ी सारा टाइम लगता है बच्चों को लिखना सिखाने में, ठीक है। जैसे कि एक वर्णमाला के अलग थलग अक्षर कोई अर्थ नहीं रखते और ये उबाऊ भी होगा, तो इसी तरीके से गंभीर समस्या भी है कि हम बच्चों को जो आ से अनार बड़े आम से सिखाते हैं, ये चीज़ थोड़ी सी अवॉइड की जानी चाहिए। थोड़ा सा अलग इंटरेस्टिंग तरीका डेवलप किया जाना चाहिए बच्चों को सिखाने का। नेक्स्ट पॉइंट है अच्छी लिखावट का महत्व और इसके तत्व। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो अच्छी लिखावट है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, कि क्यों लिखावट जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए और इसके तत्व क्या है। तो देखो, आपकी जो लिखावट है पढ़ने योग्य और सुंदर लिखाई होनी चाहिए, सुंदर से आपने लिखा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अच्छी लिखावट की जिस बात के लिए प्रशंसा की जाती है वह कि पढ़ने में कितना आसान है। देखो, जहाँ पे टीचर को ज़्यादा पढ़ने में डिफिकल्टी होगी यानी वो राइटिंग अच्छी नहीं है। हम कहते नहीं इसकी राइटिंग अच्छी है और उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो कोई क्राइटेरिया थोड़ी है किसी की राइटिंग फिक्स करने का कि हाँ भाई इतनी राइटिंग वालों की राइटिंग अच्छी होगी, इतने क्राइटेरिया वालों की राइटिंग खराब होगी। नहीं, हम जज कैसे करते हैं कि किसी की राइटिंग अच्छी है किसी की राइटिंग खराब है? जिसी का जो लेख है वो जितना ज़्यादा पढ़ने में आसान होगा उसकी राइटिंग अच्छी, और जहाँ पे पढ़ने में हमको थोड़ी सी भी दिक्कत फेस करनी पड़ी हम कह देते हैं राइटिंग खराब है, ठीक है। तो आप देखो, यही है अच्छी लिखावट की जिस बात के लिए प्रशंसा की जाती है वह है कि वह पढ़ने में कितना आसान है। सुंदर हस्तलिपि और भाषा की पकड़ के बीच कोई स्पष्ट संबंध नहीं है, ठीक है। कि यदि किसी व्यक्ति का हस्तलेखन अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि भाषा भी अच्छी हो, और किसी का हस्तलेखन खराब हो तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसकी भाषा भी खराब हो, ठीक है। कभी कभी होता है ना, कहते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी सबसे गंदी हैंड राइटिंग होते हैं, बट वो ये थोड़ी है वो इंटेलिजेंट नहीं है। भाई वो डॉक्टर हैं, कितने इंटेलिजेंट है सोचो। तो राइटिंग से जज नहीं किया जा सकता। क्यों? अच्छी लिखावट विकसित करने हेतु बच्चों की सहायता हम कैसे कर सकते हैं? जैसे बच्चों को ना किसी भी चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि एस है वो सांप की तरह होता है, तो बच्चों को बोल सकते हैं कि देखो एस तो सांप की तरह है, सांप की आकृति जैसा होता है तो आप सांप बनाओ। क्यों जो है वो क्यों किसी गुब्बारे की तरह होता है ना। तो इसी प्रकार हिंदी में अक्षर बा की मोटे पेट वाले एक व्यक्ति से तुलना की जाती है कि उसका मोटा पेट है, बीच में से चीर दो। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम इन बच्चों का सुधार सकते हैं। फिर होता है लिपि या लिखावट और व्यक्तित्व, ठीक है। कुछ अध्यापक मानते हैं कि बुरी लिखावट व्यक्तित्व में दोष लाती है, कि मतलब जो नहीं लिख पाते ठीक से तो उनके कोई पर्सनैलिटी में दिक्कत होती है, इसलिए वे अक्सर बच्चों को
अक्षरों को बार बार सफाई व सुंदरता से लिखने के उबाऊ काम में लगाए रहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि बच्चों की राइटिंग साफ हो, इसलिए बच्चे बार बार उनको काम देते रहते हैं रिपीटिव मोड पे। कहते नहीं, जैसे बच्चा कोई काम नहीं करके लाया या उसने लिखा नहीं तो बोल देंगे ये काम 10 बार करके लाना, 15 बार करके लाना, या तुम्हारी राइटिंग नहीं अच्छी तो राइटिंग लिखा करो, है ना, सुलेख लिखा करो ताकि राइटिंग अच्छी हो। बच्चों को बार बार ऐसे काम देते रहते हैं हम। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो गतिविधियां लिखावट में सुधार लाने के अभिप्राय से चली जाती हैं वह बहुत कठिन, श्रमसाध्य और पूर्णतः अनुपातक होती हैं। ठीक है, हस्तलिपि में सुधार लाने से व्यक्तित्व में सुधार नहीं आता, क्योंकि हस्तलिपि व्यक्तित्व को प्रभावित करती नहीं है। लेकिन हस्तलिपि में बार बार जो हम बच्चों को काम देते रहते हैं उसकी वजह से बच्चे लिखने के कार्य में रुचि खो देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डिस्लेक्सिया एवं अन्य अक्षमताओं में सूचक के रूप में हस्तलिपि। देखो, डिस्लेक्सिया में आपको पता है बच्चे को जो है वर्ड्स जो है उल्टे सीधे दिखाई देते हैं, आगे पीछे दिखाई देते हैं, तो इस वजह से बच्चा लिखता भी उल्टा सीधा है। क्योंकि जब वो पठन कर रहा होता है ना, क्योंकि डिस्लेक्सिया एक पठन अक्षमता है, तो जब बच्चा पढ़ रहा होता है ना तो उसको सारे वर्ड्स उल्टे दिखाई देते हैं, उल्टे सीधे। जैसे एस को वॉस को सौ पढ़ेगा, सौ को वास पढ़ेगा, ऐसे आगे पीछे। तो बच्चा जब पढ़ेगा गलत तो लिखेगा भी गलत, है ना। तो सेम इस पैराग्राफ में आपसे क्या बात हुई है कि डिस्लेक्सिया व अन्य क्षमताओं के बारे में हम कैसे कि उनको जैसे कि बच्चा जो है अगर लिखने में गलती करता है तो बच्चा हर बार एक जैसी गलती तो करता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, बच्चे की गलती को ना एक बार परमानेंटली रूप से ठीक करवा दें। तो इससे क्या होगा कि आगे जाके बच्चा जो है कभी गलती उस वाली गलती को नहीं दोहराएगा, एटलीस्ट अलग गलती करेगा बट वो गलती रिपीट नहीं करेगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल है, देखो, डिस्लेक्सिया से पीड़ित सदैव चित्र को पूर्ण रूप से देखता है, ना कि इसकी रचना करने वाले हिस्सों को। ये स्थिति लिखने में समस्याएं पैदा करती है। ऐसी अवस्था वाले व्यक्ति द्वारा लिखी गई हस्तलिपि आमतौर पर पढ़ने योग्य नहीं होती। उनके अक्षरों के आकार भी अनियमित होते हैं, बहुत बड़े बड़े लिखते हैं ऐसे बच्चे, और कहीं कहीं लिखते हैं मीन्स ऊपर नीचे, लाइन का कोई पता नहीं किधर लिख रहे हैं, कहानी आगे पीछे करके बड़े बड़े लाइनों में नहीं लिखते। ऐसी अवस्था वाले व्यक्ति द्वारा लिखी गई हस्तलिपि आमतौर पर पढ़ने योग्य नहीं होती। उसके अक्षरों के आकार अनियमित होते हैं और उन्हीं शब्दों अथवा अक्षरों को लिखने में असमर्थता पाई जाती है। इस प्रकार बालक अक्षरों और शब्दों को लिखने में गलती तो करता है, किंतु हर बार एक जैसी गलती नहीं होती। उसे अन्य जगहों से लिखित सामग्री की नकल करने में कठिनाई महसूस हो सकती है। बालक द्वारा लिखने में अपनाई जाने वाली शारीरिक मुद्रा एक अतिरिक्त कारक है। मीन्स कि हमें उसमें देखना है कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या आ रही है, मतलब बच्चा किस तरीके से बैठ के लिख रहा है। ठीक है, डिस्लेक्सिया के अन्य कई लक्षण उसके लिखने के कमजोर कौशलों के साथ जुड़े होते हैं, जैसे डिस्प्रैक्सिया, चित्रकल्पना कौशलों में कमी। तो इस वजह से बच्चा जो है डिस्लेक्सिया से ग्रसित हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि अच्छे लेखन की विशेषताएं क्या होती है। ये तो खैर आप सबको ही पता होगा। अच्छा लेखन लिखते थे जब हम प्राइवेट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे तो गुड मिलता था, है ना, गुड मिलता था चैप्टर में कि आज तो राइटिंग बहुत सुंदर है, ऐसे करके काम करा है तो गुड मिलता था। तो अब इसका लिखने की विशेषताएं क्या होती हैं। देखो, भाषा संबंधी चारों कौशलों में लिखना सबसे कठिन काम है। इसके लिए शब्दकोश, व्याकरण और वाक्य रचना पर अधिकार प्राप्त करने की जरूरत होती है। अर्थपूर्णता अच्छे लेखन का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। लिखने की क्रिया को अर्थ बनाने की क्रिया, मीन्स कि लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और लिखना क्या होता है, मीन्स अच्छे लेखन की विशेषताएं क्या होती हैं। तो पहला तो है कि व्याकरण की दृष्टि से सही भाषा। ठीक है, तो क्या है, व्याकरण की दृष्टि से भाषा शुद्ध होनी चाहिए, ज़्यादा मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जैसे मैं जाता हूँ, मैं लड़की हूँ तो मैं बोलूँगी मैं जाता हूँ, नहीं, मुझे बोलना चाहिए मैं जाती हूँ। तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ मैं जाता हूँ। ठीक है, मैं पानी खाता हूँ, तो ये क्या है, ग्रामेटिकल एरर है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है। ग्रामेटिकल लिंग के आकार पे, वंचन के आधार पर, कारक के आधार पर, संधि के आधार पर, किसी के भी आधार पर जो मिस्टेक होती है वो हमारी व्याकरण की दृष्टि से आती है। तो व्याकरण की दृष्टि से जब हम लिख रहे हैं तो हमारी भाषा सही होना चाहिए, ना कि जैसे हम ईमेल लिख रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं तो हम उसको व्हाट्सएप में लिखें, व्हाट्सएप टेक्स्ट में लिखें। टेक केयर को TC, स्वीट ड्रीम को स्वीट ड्रीम्स SD, है ना। TTY, टॉक टू यू लेटर, तो पूरा लिखे टॉक टू यू लेटर, ना कि TTYC, टॉक टू यू लेटर, TTYL या जो भी होते हैं, या एब्रिविएशन बच्चे आजकल के बहुत यूज़ करते हैं। सो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे जब भी कुछ लिखते हैं तो अक्सर अध्यापक उसमें वर्तनी और व्याकरण की गलतियां निकालने लगते हैं। ठीक है, उन्हें सोचना चाहिए कि बोलते व लिखते वक्त ऐसी गलती करना स्वाभाविक है। हम में से कोई भी शुरू से ना तो शुद्ध शुद्ध बोलता है और ना ही शुद्ध शुद्ध लिखता है। खासकर जब जटिल विचारों को लिखना हो तो गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो स्टार्टिंग में हमें बच्चों की ग्रामर पे जोर ना देके लिखने पे जोर देना चाहिए। और जब बच्चे को एक बार लिखना आ जाए बढ़िया से, एकदम जहर तरीके से बच्चा लिख पा रहा है, तो फिर उसकी ग्रामर की मिस्टेक हमें सुधारनी चाहिए। ठीक है, अब क्या है, संप्रेषण की भाषा, स्पष्टता एवं संक्षिप्तता। जब भी हम कुछ लिखते हैं तो यही सोचकर लिखते हैं कि इसे कोई पढ़ेगा, चाहे वे पढ़ने वाले हम खुद ही क्यों ना हो। इसलिए हमारे लिखने के तरीके में, उसकी शैली, व्याकरण व शब्द चयन में
पढ़ने वाले व्यक्ति या समूह के अनुसार बदल जाते हैं। मीन्स देखो ये पैराग्राफ, अब मैं ऐसी लाइन पढ़ूंगी नहीं समझ में आएगा। ये पैराग्राफ आपसे क्या कह रहा है, देखो जब आप पढ़ते हो ना, जैसे कभी कभी आपकी फ्रेंड ने आपको कोई मैसेज लिखा जो भी है, तो आप जब पढ़ते हो तो आपके दिमाग में ना अपने आप ही इमेजिनेशन चलने लगती है कि अच्छा उसने इस मूड में लिखा होगा। जैसे कोई गुस्से का मैसेज भेज रहा है तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ वो गुस्से में है, या मुझे गुस्से में बोल रहा है या बोल रही है। या उसने मेरे को कुछ मैसेज लिख के भेजा तो वो मुझे टॉन्ट कर रही है ना, कि वो गुस्से में है, गुस्से में टॉन्ट कर रही है, या मतलब समथिंग कुछ ऐसा। तो वो क्या है कि जब आप ये भाषा पढ़ते हो ना तो आपके दिमाग में वो उनकी इमेजिनेशन बन जाती है कि बच्चा खुश है, या बच्चा दुखी में लिख रहा है, बच्चा खुश होकर लिख रहा है, या बच्चा बोल के लिख रहा है, क्योंकि यही तो भाषा है। भाषा के थ्रू ही तो हम एक दूसरे के विचारों को समझते हैं। तो इसमें आपको पता चल जाता है कि वो जो बोलने वाला बंदा है किस भाव में है। तो संप्रेषण की भाषा जो है हमेशा हमारी स्पष्ट और संक्षिप्त होनी चाहिए। मीन्स कि आप ये सोच लो कि कभी मान लो जो आप लिख रहे हो वो कभी आप भी तो पढ़ोगे, तो आपको कैसा लगेगा फिर पढ़ के। आपने अगर अंडरस्टैंड लिख दिया तो बाद में जब आप पढ़ोगे आपको समझ ही नहीं आएगा। तो जब भी आप कोई भी चीज़ लिखो ना, स्पष्ट लिखो और छोटे रूप में लिखो, ताकि सामने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और अच्छे से समझ में आ जाए। ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए। जब भी कहते हैं जैसे पैराग्राफ होता है, क्वेश्चन आंसर होता है, ईमेल राइटिंग होती है, इसमें आपको ना वर्ड लिमिट दी जाती है कि इतने ही वर्ड में लिखना है ना। 5 पेज का उतना रहा, 120 शब्द में दो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा खींचने की क्यों ज़रूरत है। अपने आंसर को स्पष्ट लिखो, एकदम क्लियर और संक्षिप्त रूप में लिखो। तो ये है मेन। ठीक है, तो हमें ऐसा होना चाहिए। सरल बनाम आंकरिक भाषा। हाँ एक देखो, एक बहुत ज़्यादा, इससे पहले मुझे भी यही लगता था जब तक मैंने NIOS प्रिपेयर नहीं करा था, कि जब भी हम अपने भाषा में ज़्यादा तोड़ ताड़ के ऊबड़ खाबड़ चीज़ें लिखेंगे, बड़े बड़े वर्ड यूज़ करेंगे, मुहावरे यूज़ करेंगे, अलंकार यूज़ करेंगे, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी, है। जबकि ऐसा नहीं होता, पता है। रियल तो ये होता है कि वो वाली भाषा ना किसी को समझ ही नहीं आती। हम उस भाषा के थ्रू लोगों तक अपने विचार पहुंचा ही नहीं पाएंगे। हमें हमेशा सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल वर्ड, सिंपल लैंग्वेज। ज़्यादा अपनी भाषा को उबड़ खाबड़ या तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। नॉर्मल सिर्फ सिंपल भाषा यूज़ करनी चाहिए, तभी हम ज़्यादा जनता तक या ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे। अब मैं इसमें आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ये एक आम मान्यता है कि अच्छा लेखन वह है जिसमें विस्तृत शब्दों और वाक्यों के साथ अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जाए। ठीक है, किंतु ये पाठकों को कुछ बताने के स्थान पर उनमें भ्रम उत्पन्न करे तो इसका उद्देश्य ही खो जाता है। जो लेखन हमें पढ़ने या सुनने वाले तक अपने संदेश को स्पष्ट रूप से पहुंचाता है वही अच्छा लेखन कहलाता है। तो बच्चों को लिखने में ऐसी भाषा का प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिसका अभिप्राय स्पष्ट हो सके। ठीक है, महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वयं को अभिव्यक्त करने की योग्यता है, ना कि वैसा प्रभाव पैदा करना है कि मीन्स कि लिखना क्या है, यही है कि हम स्वयं को अभिव्यक्त कर सकें अच्छे से। ठीक है, अब क्या है, प्राथमिक कक्षाओं में लेखन कौशलों का विकास हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो चित्र बना के, चित्र बनाने बच्चों को दे सकते हैं। चित्र बना हुआ है और बच्चों को बोलो कहाँ, जो इस चित्र में देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, कुछ वाक्य लिखो। मान लो मैंने बच्चों को एक चित्र दिया, उसमें घर बना हुआ है, एक औरत मटका लेकर के खड़ी हुई है या जा रही है, तो मैं बोलूँगी इसको देख के 10 वाक्य लिखो, 5 वाक्य लिखो, आपको क्या समझ में आया। चित्रों का वर्णन करो, पात्रों के बीच संवाद कराओ, ऐसे करके। फिर है दिए गए रेखा चित्र से कहानियाँ बनाना। कोई भी एक चित्र दे दो, या तो बच्चों को बोल दो इसके बारे में 10 वाक्य लिखो, या फिर आप दो ये चित्र दिए हो, इससे आप कहानी बनाओ, एक कोई भी अच्छे से कहानी बना के दिखाओ। नेक्स्ट है कहानी को आगे बढ़ाओ। जो भी बच्चे ने कहानी बनाई होगी हम एक एक लाइन जोड़ के आगे बना सकते हैं। श्रुत लेख, डिक्टेशन कराओ। ठीक है, अंतिम अक्षर प्रथम। अंतिम अक्षर मतलब प्रथम की क्या है, जैसे कि जब हम वो करवाते हैं ना, अंताक्षरी खेलते हैं, जैसे कि जिससे भी एंड आता है, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, हाँ, तो हा से लिखो। तो इसमें क्या कर सकते हैं, अक्षर के साथ कर सकते हैं कि मान लो मैंने बोला हिंदी या इंग्लिश में किसी भी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में वाई आया तो वाई से क्या होगा, येलो, येलो का लास्ट क्या है, डब्लू, डब्लू का क्या हो जाएगा, वाइट, फिर आया ई, ई का क्या हो जाएगा, एम्प्टी। तो इस तरीके से पहला अक्षर जो है शब्द का आखिरी अक्षर होना चाहिए। इस तरीके से हम करवा सकते हैं। और लयात्मक वर्ड, राइमिंग वर्ड्स होते हैं ना, क्लाइम, राइम, नाइट, राइट, राइमिंग वर्ड्स, तो उनसे भी हम ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखा सकते हैं ताकि बच्चों को रटे ना, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने पर, सीखने पर ध्यान दें। फिर क्या होते हैं लेखन के उच्च प्रकार। तो ये तो आपको पता ही है, लेखन के उच्च प्रकार मीन्स हाई पैरामीटर क्या होते हैं, जिस पर हम बच्चे की राइटिंग मेजर कर सकते हैं। बच्चे की राइटिंग क्यों, किसी भी लेखक की, किसी भी पोइट की जो पोम लिखता है उसके अकॉर्डिंग जो है किस प्रकार पे हम उसकी की राइटिंग जज कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। पहला तो ये अनुच्छेद लेखन है ना, पैराग्राफ राइटिंग। फिर निबंध लेखन, लेखन निबंध के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। ऐसे ऐसे में काफ़ी सारी चीज़ें बता सकते हैं, तो उससे भी राइटिंग स्किल मेज़र की जा सकती है। पत्र लेखन, पत्र लिख सकते हैं बहुत दूर दूर तक जाने वालों को। मीन्स बेसिकली इसमें आपको ये बता रहे हैं कि आप जो लिखने की कौशल है, जो आपने लिखने की स्किल सीखी है, उसका यूज़ आप कहाँ कहाँ कर सकते हो। ठीक है, तो पत्र लेखन, पत्र लिख के कर सकते हो। कहानी लेखन, कहानी बता सकते हो अच्छे से। ठीक है,
कहानी हो गया, कहानी में कुछ भी लिख सकते हो, अपने मन के भाव वगैरह को आप पहुँचा सकते हो। फिर हमारा कविता लेखन, तो ये 5 हो गए। पैराग्राफ राइटिंग, अनुच्छेद लेखन, एस्से, कविता, कहानी और एक रह गया पत्र लेखन। ठीक है, तो ये सारे क्या है हमारे प्रकार हैं किसके, लेखन कौशल के उच्च प्रकार के। फिर हमारा सारांश, तो सारांश क्या है, पूरे चैप्टर में जो हमने पढ़ा उसकी शॉर्ट में समरी दी हुई है। तो लिखना एक भाषाई कौशल है, सारा आपको पता है, सारी चीज़ें, हस्तलिपि आ गई, लेखन कौशल। तो ये जो है 4 पैराग्राफ में थोड़ी सी आपको समरी दी हुई है जो इस चैप्टर में आपने पढ़ा है, और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, यही था बस। देखो चैप्टर खत्म हो गया, बहुत इजी चैप्टर था। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा।